दोस्तों ये स्टोरी का 97 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। वंशिका कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने उसे आंखें दिखाई और वंशिका भी वहां से चली गई। वरदान ने दोनों को देखकर कहा, अगर तुम दोनों के बीच में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन अगर किसी छोटी मोटी बात पर डिवोर्स हो रहा है तो यह डिवोर्स नहीं होगा। सार्थक, तुमने अपनी मर्जी से सिद्धि से शादी की थी और सिद्धि तुमने भी सार्थक से शादी करने के लिए हाँ कहा था। तुम्हें किसी ने प्रेशर नहीं किया था और यह बात तुम अच्छे से जानती हो। सिद्धि कुछ नहीं बोली। वैसे भी वरदान के सामने वह कुछ बोलती नहीं थी। वरदान ने सार्थक को देखकर कहा, समझाओ सिद्धि को, प्यार के सामने तो भगवान भी घुटने टेक देते हैं। यह तो फिर भी तुम्हारी पत्नी है और जहां तक मैं जानता हूँ सिद्धि की किसी लड़के से कोई दोस्ती नहीं है, और अगर तुम्हारी दोस्ती है तो तुम भी अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उस लड़की से दूरी बना लेनी चाहिए, समझे तुम। सार्थक कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वरदान ने कहा, उम्मीद करता हूँ तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। सार्थक बोला, बड़े पापा मैं आपको बाद में सब कुछ सच सच बता दूंगा। इस रिश्ते में मेरी ज्यादा गलती है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सिद्धि को मना लूंगा। वरदान ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही सार्थक ने सिद्धि को देखा और सिद्धि सुबकते हुए अपने वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ शौर्य और जब अपने कमरे में आया तो सांझ गुस्से में बैठी हुई थी। शौर्य फिलहाल सांझ को छोड़ना नहीं चाहता था, वैसे भी वापस एक जरूरी काम के सिलसिले में आया था। कल रात ही डैनी के साथ यहाँ आया और सुबह उठते ही उसे यह सब ड्रामा देखने को मिल गया। शौर्य ने एक नजर वेदांत को देखा और इशारों में कहा कि वह अपनी भाभी को समझा ले, और फिर दबे पांव उस कमरे से निकलकर एक दूसरे कमरे में गया जहां डैनी आराम से सो रहा था। डैनी को देखकर शौर्य को गुस्सा आ गया। वह हाथ बांधकर खुद से बोला, एक मैं हूँ जो केस जीतने के लिए वापस आ गया और एक यह है आराम से सो रहा है। इसे बिल्कुल भी अपने बेटे की फिक्र नहीं है, गधा कहीं का। और तभी डैनी ने नींद में कहा, मेरे बेटे की छोड़ अपने बेटे का देख क्या करना है। अपने घर नहीं गया, यह सोचकर कि वंदना दुनिया भर के सवाल पूछेगी यहाँ रुक गया। यहाँ भी देखो इतनी चिक चिक करते हैं, वह तुम लोग सोने भी नहीं दिया। सॉरी बोला, बहुत सो लिया, चल खड़ा हो। डैनी ने करवट लेकर सॉरी को देखा और बोला, यार 1 बजे तो आए थे, आधे घंटे से चिक चिक सुन रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर उसने तकिया लिया और अपने सिर पर लगा लिया। सॉरी डैनी के पास आया और उसके हाथ से तकिया छीनते हुए बोला, चुपचाप खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो, शाम को वापस भी जाना है। इतना कहकर वह बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर बिना पलटे बोला, 10 मिनट में, 10 मिनट में अगर तुम मुझे डाइनिंग टेबल पर नहीं मिला तो मैं वंदना को फोन करके बता दूंगा तू यहाँ आ चुका है। यह सुनते ही डैनी, जो कि सच में बहुत आलस कर रहा था, वह एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, तेरे मेरे बीच में वंदना कहाँ से आ गई। शौर्य बोला, जैसे तेरे और तेरी नींद के बीच में मेरे घर की चिकचिक आ गई। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। अगले 10 मिनट में शौर्य और डैनी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, बाकी वहां कोई नहीं था। शौर्य खाना खा रहा था और डैनी फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। शौर्य ने डैनी के सामने खाना रखते हुए कहा, 10 मिनट है, जल्दी खा और वेट नहीं कर सकता। इतना कहकर शौर्य ने ब्रेड का स्लाइस उठाया और खाने लगा। डैनी ने गुस्से में शौर्य को देखा और फोन साइड में रख दिया और खाना खाते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, पता नहीं कैसी मेहमानगिरी में आया हूँ जो हर काम के लिए बस 10 मिनट मिल रहे हैं। शौर्य खाना खाते हुए बोला, कोई मेहमान नहीं है तू, बल्कि अब मैं केस जीत जाऊंगा तो मेरी फीस मेरे घर पहुंचा देना, मैं बहुत महंगा वकील हूँ, बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ। डैनी बोला, तेरे जितने भी चार्ज है ना, वह सारे सिवाय को बता देना, वह तुझे पे कर देगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर डैनी खाना खाने लगा। फिर वह बोला, हमारे साथ कोई और नाश्ता करेगा। सॉरी ने कहा, चुपचाप खा और निकल, अब बाकी सब यहाँ आ गए ना तो फिर से प्ले शुरू हो जाएगा। डैनी बोला, बच्चों का ऐसा ही है, उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उन्हें जो जैसा लगे करने दो। और वैसे भी मैंने सुना सार्थक सिद्धि को डिवोर्स नहीं देना चाहता, बस तुम उन दोनों को अलग रहने दो, मेरी बात मानो तो दोनों को कहीं दूर भेज दो, साथ में रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शौर्य ने एक नजर डैनी को देखा और हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डैनी की सलाह सही लग रही थी। फिर वह थोड़ा खड़े होकर बोला, खाना खा लिया तो चल। डैनी भी उठ गया और अपने सामने रखा हुआ पराठा रोल कर लिया। फिर एक टिश्यू पेपर उठाया, उस पराठे को उस टिश्यू पेपर में रखा और उसमें से ही बाइट लेकर बोला, चल मैं तो रास्ते में भी खा लूंगा। अगले 1 घंटे में सॉरी ड्राइव कर रहा था और डैनी उसके पास बैठा था। डैनी बोला, अच्छा या तो बता, तुझे रीना महेश्वरी के बारे में क्या पता चला। शौर्य ने कहा, यार तुझे याद है मैं मीरा का
केस लड़ने अमेरिका गया था, उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट बनवाए थे ना, जाने क्यों उस आदमी के पास रीना महेश्वरी नाम के भी डॉक्यूमेंट थे। मेरी नज़र उन डॉक्यूमेंट पर पड़ी थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे रीना महेश्वरी भी फेक लायर है, और अगर ऐसा है तो हम उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। डैनी बोला, यकीन से कह सकता है कि रीना महेश्वरी भी फेक लॉयर हैं। शौर्य बोला, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन इससे मैंने फेक डॉक्यूमेंट बनवाए थे, उससे जाकर कंफर्म कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने गियर चेंज किया और वहीं डैनी बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक ही वह उदास हो गया और बोला, यार पता नहीं मेरा बच्चा कब वापस आएगा। मैं तो डर के मारे वंदना के पास भी नहीं गया। शौर्य ने कहा, अगर वह मुझे अकेला देख लेती तो तुझे घर से भगा देती। डैनी ने शौर्य की बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट पास कर दी। थोड़ी देर बाद शौर्य ने गाड़ी एक ऑफिस के बाहर रोकी। दोनों गाड़ी से उतरकर उस ऑफिस के अंदर चले गए। अगले 20 मिनट में वह दोनों एक ऑफिस के अंदर बैठे थे और उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। शौर्य ने उस आदमी से हाथ मिलाकर कहा, पहचाना गुप्ता जी? गुप्ता जी ने शौर्य को देखकर अपना चश्मा ठीक किया और बोला, हाँ हाँ पहचान लिया। आप बताइए, किसी ने फेक डॉक्यूमेंट को पकड़ा तो नहीं? शौर्य ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, आप तो पुख्ता काम करते हैं, भला आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट को कोई कैसे साबित कर सकता है? पर मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। यह सुनकर गुप्ता जी ने अपना चश्मा ठीक किया और बोले, कौन सी इन्फॉर्मेशन? कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए मिस्टर शौर्य, मैं आपके लिए पहले ही बता दूं, मैं किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। शौर्य और डैनी दोनों बैठ गए। शौर्य बोला, और अगर किसी की जान पर बन आए तब भी आप वह इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे? गुप्ता जी हैरानी से शौर्य को देख रहे थे और फिर बोले, पहले मुझे पूरी बात बताइए तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं, लेकिन मदद करने के पैसे लगेंगे। शौर्य बोला, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मुझे यह बता दीजिए कि क्या आपने रीना महेश्वरी नाम की लड़की के भी फेक डॉक्यूमेंट बनवाए हैं? गुप्ता जी सोचने लगे, क्योंकि वह आए दिन फेक डॉक्यूमेंट ही बनवाते थे। ऐसे में रीना महेश्वरी जैसी कितनी ही लड़कियों के बनवाए होंगे, उन्हें याद नहीं था। गुप्ता जी बोले, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो आए दिन कितने ही डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। शौर्य बोला, वह औरत रीना महेश्वरी बेंगलोर में लायर है और मेरे खिलाफ ही केस लड़ रही है। अब आप बताइए कि क्या आपने रीना महेश्वरी की नाम की किसी भी औरत के डॉक्यूमेंट बनवाए हैं? गुप्ता जी ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें कुछ करने लगे। गुप्ता जी कंटिन्यू लैपटॉप में देख रहे थे और शौर्य गुप्ता जी को देख रहा था। कहीं ना कहीं वह जानता था गुप्ता जी इतनी आसानी से तो इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, वैसे भी उनका सारा काम कॉन्फिडेंशियली होता था। वह किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इधर से उधर नहीं करते थे, लेकिन शौर्य भी कमर कस कर आया था। गुप्ता जी जितना भी पैसा मांगे शौर्य उसे पैसे दे देता। थोड़ी देर तक लैपटॉप पर उंगलियां चलाने के बाद गुप्ता जी ने अपना चश्मा ठीक करके शौर्य को देखा और मीठी सी मुस्कुराहट पास करके कहा, हुआ क्या है या तो बताइए? शौर्य ने कहा, बताया तो था, उससे यह बात पता है कि मैं फेक लायर हूँ और उसे लगता है वह दूध की धुली है और मेरे ही खिलाफ लड़ रही है। समझ रहे हैं ना, आपके दो क्लाइंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या तो आप उसके साथ मेरा पैचअप करा दीजिए या तो आप मेरे साथ उसका सेटलमेंट करा दीजिए। मैं आपको मुंहमांगी कीमत दूंगा, या फिर मुझे कुछ एविडेंस दे दीजिए जिसके तौर पर मैं रीना महेश्वरी का मुंह बंद कर दूं। गुप्ता जी बोले, मैं एक बार रीना महेश्वरी से बात करता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपना फोन उठाया। शौर्य और डैनी को देखकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों ही शांति से बैठे रहे। गुप्ता जी ने रीना को कॉल किया और रीना ने कॉल उठा लिया। गुप्ता जी बोले, पहचाना रीना महेश्वरी की? उधर से आवाज आई, नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता, जिससे तुमने अपनी फर्जी डिग्री बनाई थी। यह सुनकर रीना महेश्वरी बोली, इतने सालों बाद, कहिए क्या काम था? गुप्ता जी ने कहा, सुना है तुम बहुत बड़ी लॉयर बन गई हो, काम बताइए क्या काम था? मैं क्या बन गई क्या नहीं यह सब छोड़िए, सुना तो मैंने भी है कि आप बहुत लोगों के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर उन्हें अच्छे पोस्ट पर तैनात कर रहे हो। गुप्ता जी ने हंसकर कहा, अरे नहीं नहीं रीना, भला मैं ऐसे काम नहीं करता, जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। रीना महेश्वरी बोली, मैं भी जरूरतमंद हूँ, एक मदद मेरी भी करा दीजिए। गुप्ता जी ने कहा, हाँ कहो, तुम्हारी क्या मदद करनी है? रीना बोली, आपका एक क्लाइंट मुझसे लड़ रहा है, उसके साथ मेरा सेटलमेंट करा दीजिए, आप जितना पैसा कहोगे मैं दे दूंगी। यह सुनकर तो गुप्ता जी को हंसी आ गई। अभी अभी यही ऑफर उन्हें शौर्य ने दिया था और अब यही ऑफर रीना महेश्वरी दे रही थी। गुप्ता जी ने कहा, कमाल की बात है रीना, यही ऑफर मुझे शौर्य दे रहा है और यही ऑफर तुम दे रही हो। तुम दोनों आपस में बैठकर सुलह क्यों नहीं कर लेते? रीना ने कहा, सलाह नहीं होगी,
उन्होंने सीधा सीधा मेरे पति से पंगा लिया है। यह सुनकर गुप्ता जी बोले, तुम्हारा पति? तुमने शादी कर ली? रीना ने कहा, हाँ मैंने शादी कर ली। रीना जी ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ आपने मुझे कॉल क्यों किया। आप यही चाहते हो ना कि मैं शौरी राजपूत के साथ सुलह कर लूं? तो सॉरी मिस्टर गुप्ता जी, मैं उनके साथ सुलह नहीं करूंगी। उनसे कहिए मैं उनका राज राज रखूंगी और वह मेरा राज राज रखे और कोर्ट में आकर केस लड़ने। इतना कह कर रीना महेश्वरी ने फोन कट कर दिया। फोन कट होते ही गुप्ता जी ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, अरे शौर्य जी, वह बहुत जिद्दी औरत है, वह नहीं मानेगी। पर आपको केस लड़ने में दिक्कत क्या है? आप तो अमेरिका में जाकर केस लड़कर आए हैं, या तो फिर भी भारत है। ऊपर नीचे पैसे खिलाइए, केस आपके हक में ही होगा। शौर्य बोला, यही तो प्रॉब्लम है, केस राजस्थान में होता तो अब तक सॉल्व हो जाता, लेकिन केस बेंगलुरु में है और वहां पहले ही रीना महेश्वरी ने ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे खिला रखे हैं। समझ नहीं आता यह केस कैसे लड़ा जाए, जबकि रीना महेश्वरी जानती है कि वह गलत है। हमारे बच्चे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। खैर छोड़िए, एक उम्मीद लेकर आया था कि शायद आप मेरी रीना और महेश्वरी की सुलह करवा देंगे, लेकिन शायद आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर शौर्य उठा। डैनी भी उनके साथ उठ गया। शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाकर मिस्टर गुप्ता जी की तरफ किया। मिस्टर गुप्ता ने हाथ मिला तो लिया, लेकिन फिर बोले, शौर्य जी, मैं आपकी कुछ मदद तो कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ जिसके विवाद पर आप शायद रीना महेश्वरी को हरा सकते हैं, लेकिन यह डॉक्यूमेंट तभी इस्तेमाल करना जब रीना महेश्वरी जीतने वाली हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि रीना महेश्वरी के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं और औरत चाहे जैसी भी हो अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से छुपाना चाहती है। इतना कहकर मिस्टर गुप्ता जी ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाई और थोड़ी ही देर में कुछ प्रिंट हुए कागज निकाले। मिस्टर गुप्ता ने वह कागज कलेक्ट किए और उस पर स्टैम्प मारी और शौर्य की तरफ बढ़ा दिया। शौर्य उस पेपर को पकड़ता हुआ उससे पहले ही मिस्टर गुप्ता जी ने उन्हें खींच लिया और बोले, मैंने कहा था मदद करने की कीमत है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? शौर्य ने कहा, कुछ भी कहो, आप वैसे के वैसे ही हो, बदलेंगे नहीं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। आप कीमत बताइए, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। कुछ देर बाद शौर्य और डैनी दोनों ही गाड़ी में थे। डैनी गाड़ी चला रहा था और शौर्य उन पेपर को देख रहा था। डैनी बोला, क्या है इन पेपर में? शौर्य ने कहा, रीना महेश्वरी की जिंदगी का कड़वा सच मानना पड़ेगा। इस औरत को बहुत स्ट्रगल किया है। इस औरत ने तब जाकर एक इज्जतदार कुर्सी पर बैठी है। गलती इसकी नहीं है। आखिर किसी औरत को समाज इतना परेशान करेगी तो वह गलत काम तो करेगी ही, लेकिन क्या करे, इसने हमसे टकराकर गलती कर दी। अब इसे इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि बाथरूम से बाहर आई। सार्थक अब भी सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे ही सिद्धि बाहर आई और सार्थक की नजर सिद्धि पर गई, सार्थक बोला, नाराज हो? सिद्धि हल्के गुस्से में कहा, नहीं नाराज क्यों होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है, मेरे सास ससुर मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे भैया भाभी मुझे इतना प्यार करते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी इतना प्यार करती हैं, तो मैं क्यों नाराज होंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी और तभी सार्थक ने कहा, सिद्धि चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं, आराम से शांति से बैठकर बातें करेंगे। सिद्धि बोली, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाना, प्लीज। इतना कहकर सिद्धि कमरे से निकल गई। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना रिश्ता कैसे ठीक करे। वह चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन रिंग करने लगा। सार्थक ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन कंटिन्यू रिंग होने की वजह से उसे फोन रिसीव ही करना पड़ा। सार्थक बोला, कहिए पापा। शौर्य बोला, घुमा फिराकर बात करना मेरी आदत नहीं है। तो यह बात जानता है, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, तेरी गलती नहीं निकालूंगा, क्योंकि जानता हूं कि तू मेरा बेटा है, अपने रिश्ते को संभाल लेगा। सार्थक बोला, हाँ आपको मुझ पर यकीन है, तभी तो थप्पड़ मारने के लिए उतारू थे। शौर्य बोला, थप्पड़ तो मैं तुझे आकर भी मारूंगा, मेरा हक है, बाप हूं तेरा, समझ आई। मुझे बकवास नहीं सुननी। मुझे नहीं पता तेरे और सिद्धि के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, तुझे सिद्धि जैसी लड़की नहीं मिलेगी। शौर्य अपनी बात पूरी करता हुआ उससे पहले ही सार्थक ने कहा, इसी बात का तो घमंड लेकर मेरे सिर पर नाचती है। उसे पता है ना कि वह बहुत अच्छी है, मुझे भी पता है कि वह बहुत अच्छी है, उसके जैसी लड़की मिलेगी ही नहीं, लेकिन समझ में थोड़ा मेरे लेट में आया। शौर्य ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, बीते हुए कल को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले कल को संवारा जरूर जा सकता है। तुम्हें अपनी गलती रियलाइज है ना? सार्थक बोला, कौन सी गलती?
बस यही ना कि मैंने अपने रिश्ते को टाइम नहीं दिया, तो अब दे रहा हूँ ना, टाइम मना रहा हूँ ना उसे, लेकिन वह माने तो। शौर्य बोला, देख, मुझे सफाई देने से कोई फायदा नहीं। इतना एफर्ट मुझे समझाने में लगा रहा है, उतना एफर्ट बहू को समझाने में लगा। मैं तेरी और सिद्दीकी दोनों की टिकट करवा देता हूँ, उसे लेकर कहीं दूर चला जा और जब तक वापस मत आना, जब तक वह मान ना जाए। सार्थक बोला, प्लीज पापा, यह काम मत करना, वह नहीं जाएगी। कुछ सोचकर सॉरी ने कहा, तो एक काम कर, उसे लेकर फार्म हाउस चला जा, मैं वामिका से बात कर लूंगा, वह कुछ भी करके तेरे साथ उसे फार्म हाउस भेज देगी। जाओ, कुछ दिन फार्म हाउस पर रहो, उसके साथ वक्त बिताओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी शौर्य बोला, बस बस, खुद में शर्माने की जरूरत नहीं है, मौका मिला है, उसका पूरा फायदा उठा। और तभी सार्थक बोला, हाँ हाँ पापा, पूरा फायदा उठा लूंगा, इस बार आपको दादा बनाकर ही छोड़ूंगा। यह सुनकर सौर्य हंसने लगा। वह बोला, लेट्स सी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। सार्थक के चेहरे पर अब जाकर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, क्या कहा तुमने पापा से? सार्थक ने पलट कर देखा तो सिद्धि खड़ी हुई गुस्से में उसे ही देख रही थी। सार्थक का मन कर रहा था कि बालकनी से जाकर कूद जाए, आखिर वह इतना पनौती कैसे हो सकता है, और जो चीज नहीं सुननी चाहिए वह चीज सिद्धि सुन लेती। सार्थक मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिद्धि बोली, मैंने सुना तुमने पापा को मेरे बारे में कुछ कहा ना? सार्थक बोला, अरे कुछ नहीं कहा, जाने मन, भला मैं क्या कहूंगा। इतना कहकर सार्थक सिद्धि के करीब जाने लगा तो सिद्धि पीछे हटती हुई बोली, बनो मत, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। सार्थक सिद्धि के बिल्कुल नजदीक आ गया। उसने सिद्धि की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए उसकी आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, अगर जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ तो दे क्यों नहीं देती? सिद्धि आंखें फाड़े सार्थक को देख रही थी। इतने में सार्थक ने अपने होंठ सिद्धि के गाल पर रख दिए, जिस पर चाटा लगा हुआ था। सार्थक ने उस गाल को चूमकर बहुत प्यार से कहा, दर्द हुआ था? फिर भी ना जाने क्यों सार्थक की बातों से हिप्नोटाइज हो रही थी। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा का थप्पड़ है, दर्द तो होगा ही। इतना कहकर उसने सिद्धि को अपने सीने से लगा लिया। सिद्धि कुछ देर तक छटपटाती रही, लेकिन सार्थक ने सिद्धि को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी आंखें बंद करके उसकी प्रेजेंट को महसूस करने लगा। फिर खुद से बोला, चलो थोड़ा प्यार दिखाऊंगा तो भूल जाओगी, वरना आज मेरी क्लास लगा देगी। वैसे भी कितने दिनों से इसने मेरी क्लास लगाकर कोर्स पूरा करवा दिया। सिद्धि कुछ देर तक तो छटपटाई, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी सार्थक को महसूस करने लगी। और तभी बाहर से वामिका की आवाज आई, सिद्धि, सार्थक तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। वामिका की आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सिद्धि नजर झुकाकर जल्दी से वहां से चली गई। पीछे पीछे सार्थक भी चला गया। अगले 2 मिनट में वह दोनों वरदान और वंशिका के कमरे में खड़े हुए थे। वरदान ने एक नजर सिद्धि को देखा, जो नजर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। फिर उसने सार्थक को देखा। सार्थक इधर उधर देखने लगा। वरदान बोला, तुम्हारे पापा वापस चले गए, बेहतर होगा अब थोड़ा तमीज से रह लो। जाओ फार्म हाउस चले जाओ, वहां थोड़ी खेती बाड़ी में भी देख लेना। सार्थक हैरानी से वरदान को देखकर बोला, मुझे नहीं आती खेती बाड़ी। वरदान ने कहा, यह सारी बातें अपने पापा से करो, मुझसे नहीं। जाओ, जाकर देखो हमारे कितने खेत हैं, कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, और वहाँ मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। कहना आता है बस, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम्हारा एसी के कमरे से निकलकर एसी की गाड़ी में बैठकर एसी के ऑफिस में जाकर बैठ जाते हो, वह भी रोज नहीं बैठते, जब मन करता है तब बैठ जाते हो जाके। सिद्धि को लेकर फार्म हाउस चले जाओ। सार्थक ने सिद्धि को देखा और सिद्धि ने वरदान को देखकर कहा, बड़े पापा मुझे कहाँ नहीं जाना, इस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। वरदान बोला, तुम्हें इस इंसान के साथ नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन बेटा मुझे इतना यकीन है कि सार्थक वहां जाकर कोई काम ढंग से नहीं करेगा, कम से कम तुम इस पर नजर तो रख लोगी। जाओ, दोनों कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस चले जाओ, तुम्हारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह भी क्लियर हो जाएगी। सिद्धि ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, बड़े पापा मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। वंशिका बोली, बेटा अपने बड़े पापा की बात नहीं मानोगी, तुम तो कभी ऐसी नहीं करती, चुपचाप हर किसी की बात मान लेती हो, और तुम्हारे बड़े पापा ने तो पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, मना कर दोगी? सिद्धि ने नम आंखों से वंशिका को देखा तो वंशिका ने प्यार से कहा, एक आखिरी बार हमारी बात मान लो, अगर फिर भी तुम दोनों के बीच की गलतफहमी दूर नहीं हुई तो डिवोर्स कहाँ भागा जा रहा है, दे देना डिवोर्स। सिद्धि ने एक नजर सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, अब चलो ना। इतना कहकर उसने सिद्धि की कलाई पकड़ी और उसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलट कर वरदान वंशिका को देखा और आंख मार दी।
होगी। वरदान वंशिका ने भी हल्की सी ना में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहते हो या नहीं सुधरने वाला। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली उन्हें बाहर छोड़ने आई थी, जैसे वह किसी जंग पर जा रहे हो। और देखा जाए तो सार्थक जंग पर ही जा रहा था। आजकल शायद जंग जीतना ज्यादा आसान है और रिश्ते बचाना बहुत मुश्किल। सार्थक गाड़ी में बैठा हुआ था और सिद्धि सबसे मिल रही थी। वामिका ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और पूरी फैमिली से थोड़ी दूर लेकर गई और बोली, सिद्धि एक बार फिर अपने रिश्ते के बारे में सोचना। अगर सार्थक तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कहे तो एक बार उसकी बात पूरी सुनना। कभी कभी देखा हुआ झूठ होता है और मैं यह बात एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और तभी वेदांत वहां आया। वेदांत ने सिद्धि के गालों पर हाथ लगाकर कहा, यह मत समझना कि तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा था, लेकिन भाई मैं उसका भी हूँ। अगर वहां से आने के बाद भी तुम्हें लगता है डिवोर्स ही करेक्ट डिसीजन है तो मैंने पेपर बनवा दिए, वहां से आने के बाद साइन कर देना और फिर तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी हॉर्न बजा। सिद्धि बोली, अब चलते हैं। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसे जाने की परमिशन दे दी और अगले 20 मिनट में सार्थक ड्राइव कर रहा था और सिद्धि बैठी थी। सार्थक सीटी मार रहा था और सिद्धि इरिटेट हो रही थी। सिद्धि बोली, सीटी मारना बंद कीजिए। सार्थक शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सीटी मारने लगा। सिद्धि इस बार गुस्से में बोली, मैंने कहा ना सीटी बजाना बंद कीजिए, मुझे इरिटेशन हो रही है। सार्थक बोला, जी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर उसने गाड़ी का गियर चेंज किया और ड्राइविंग शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ डैनी और शौर्य दोनों ही प्लेन में बैठे हुए थे। शौर्य के हाथ में अब भी उस औरत यानी रीना महेश्वरी के पेपर थे। शौर्य बार बार उन पेपर को देख रहा था। डैनी ने कहा, ऐसा क्या है इन पेपर में जो बार बार देख रहा है? बता तो दिया तूने कि उस औरत ने बहुत स्ट्रगल किया है और बड़ी मुश्किल से एक इज्जतदार पोस्ट पर पहुंची है। शौर्य बोला, यार सोच रहा हूँ कि इन पेपर का इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। जमीर तो कहता है कि इन पेपर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर किसी के जिंदगी में कुछ कड़वे सच होते हैं, वह दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए, वरना इंसान टूट जाता है। डैनी को आधी बात समझ आ रही थी, उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। वह बोला, भाई तुझे इनका इस्तेमाल करना है या नहीं करना या तेरी मर्जी, पर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बेटे को जितनी जल्दी हो सके इस केस से आज़ाद करा दे। मुझे उसकी शादी भी करनी है। और वंदना की तो आंखें तरस गई अपने बेटे को देखने के लिए। और तुम तो जानते ही हो आराध्या भी हमारे पास ही रहती, आखिर उसका भी तो घर बार है, वह भी तो जाएगी। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो मुझे रघुवंशी फैमिली जैसा समझाना मिला। कोई और होता ना तो अब तक आराध्या को डिवोर्स दे देता, लेकिन अभिमान तो अपनी बीवी पर पूरा ट्रस्ट करता है, उसके ऐसे डिसीजन पर भी उसने आराध्या का ही साथ दिया। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, यह बात तो तू ठीक कह रहा है, लगता नहीं था अभिमान को देख कर कि इसकी जिंदगी में कोई लड़की आएगी। लड़की आई तो आई, इसकी जिंदगी बन गई। दोनों ऐसे ही बात करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमान आराध्या से फोन पर बात कर रहा था। आराध्या बोली, कब आओगे वापस, कब आओगे मुझसे और वीर से मिलने? मैं क्या इंतजार करती रहूंगी? अभिमान बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही मेरा इंतजार कर रही हो? मैं नहीं करता। तुम्हें क्या पता पिछला साल मेरा कैसा बीता है? तुमसे ज्यादा तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, जब तक अनिरुद्ध इस केस से बरी नहीं हो जाता तब तक हमें बेंगलुरु में ही रहना पड़ेगा। मैंने पापा से कहा था कि अप्रोच लगाकर इस केस को राजस्थान में ट्रांसफर करवा दो, लेकिन पापा बोले इतना लंबा केस नहीं है कि इसे राजस्थान ट्रांसफर करवाएं, इसलिए यहीं रहना पड़ रहा है। वह सब छोड़ो, तुम बताओ वीर क्या कर रहा है? वीर जो कि बैठा हुआ टॉय से खेल रहा था। आराध्या ने एक नज़र वीर को देखा और बोली, वीर और वीर की मम्मी दोनों ही आपको याद कर रहे हैं। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, सोच लो वीर की मम्मी, कहीं यह याद करना भारी न पड़ जाए। आराध्या ने हंसकर कहा, अब नहीं डरती मैं, एक बार भाई यहाँ आ जाए बस, फिर हमेशा के लिए आपके पास साथ मेंशन चलूंगी, फिर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बहुत कुछ झेल लिया हमने इस रिश्ते में, बस और नहीं। अभिमान गहरी सांस लेकर बोला, चलो तुम्हें समझ तो आया कि हमें अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और तभी अभिमान के कानों में आवाज पड़ी, पापा पापा। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, एक बार मेरी बात कराओ ना वीर से। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और वीर को गोद में उठाकर उसके कान पर फोन लगाती हुई बोली, चलो अपने पापा को बोलो पापा। और तभी वीर बोला, पापा पापा। और यह सुनकर अभिमान खुश हो गया। अपने बेटे से बात कर अभिमान बहुत खुश था। बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। एक बार अनिरुद्ध इस केस से बरी हो जाता, फिर वह हमेशा के लिए अपनी आराध्या और वीर के साथ रघुवंशी मेंशन में रहता। अभिमान अपने बेटे से बात ही कर रहा था कि पीछे से आवाज आई, अभिमान चलो कोर्ट चलना है। अभिमान ने अपने
पापा की आवाज़ सुनी और फ़ोन पर बोला, चल वीर, तेरे दादू बुला रहे हैं, चला जाता हूँ। यह सुनकर वीर खुश हो गया और अपने दोनों छोटे-छोटे हाथों से फ़ोन पर मारने लगा और तभी आराध्या बोली, हाँ, आप चले जाइए, बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भाई को लेकर वापस आ जाइए। अभिमान बोला, तुम्हारे भाई को लाने की जल्दी तुमसे ज़्यादा मुझे है। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। करीब 1 घंटे बाद सब कोर्ट रूम में मौजूद थे। रीना महेश्वरी खड़ी हुई और अपनी दलील देते हुए बोली, केस बिल्कुल साफ है माय लॉर्ड, अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू का कत्ल किया है। और तभी शौर्य खड़ा होकर बोला, कत्ल करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मिस्टर नायडू ने तो अनिरुद्ध को सहारा दिया था, तो क्या सहारा देने वालों को मार दिया जाता है? यह सुनकर रीना महेश्वरी बोली, वजह भी है माय लॉर्ड, बहुत बड़ी वजह है। मिस्टर शिवाय रघुवंशी को यह जगह चाहिए और आप तो जानते ही हैं या मिस्टर शिवाय रघुवंशी क्या हैं। आसपास के जितने भी बिल्डर हैं उन सबको मिस्टर नायडू के अनाथ आश्रम वाली जगह चाहिए। और मिस्टर नायडू ने कितनी ही बार बिजनेसमैन को मना किया है कि उनके जीते जी या जमीन वह किसी को नहीं देंगे। जब अनिरुद्ध को पता चला कि उनकी फैमिली के रिलेशन मिस्टर रघुवंशी फैमिली से हैं, तो अनिरुद्ध ने शिवाय की हेल्प करने के लिए मिस्टर नायडू को मार दिया। यह सुनते ही शौर्य उठा और जोर जोर से ताली बजाने लगा। फिर रीना महेश्वरी की तरफ देख कर बोला, मानना पड़ेगा रीना महेश्वरी जी, आप तो काफी टैलेंटेड हैं। यह सुनकर रीना महेश्वरी ने गुस्से में शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, हाँ, सच में काफी टैलेंटेड हैं आप। अगर आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मैं भी कोर्ट को कुछ प्रूव कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपने टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर उठाए और जज साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह देखिए जज साहब, अनिरुद्ध की तो दिमाग की हालत ठीक ही नहीं है। वह पूरी तरीके से मिस्टर नायडू पर डिपेंड था। उसका एक्सीडेंट राजस्थान में हुआ, वह बेंगलुरु कैसे पहुंचा या तो मिस्टर नायडू ही जानते थे। खैर वह सब तो बाद की बात है। पहले आप यह रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगाइए कि अनिरुद्ध किस हद तक मिस्टर नायडू पर ट्रस्ट कर सकता था। और अगर वह मिस्टर नायडू पर ट्रस्ट करता था, उन्हें इतना सम्मान देता था, मैं इतना प्यार करता था, तो वह मिस्टर नायडू का कत्ल कैसे कर सकता है? और पिछले हियरिंग में भी मैंने गवाह से जब सवाल जवाब किए तो उसने खुद ही कहा था कि जिस चाकू से मिस्टर नायडू पर वार हुआ वह चाकू श्याम ने खुद दिया था। तो आप ही बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अनिरुद्ध को फंसाया जा रहा है? अभी जज साहब ने पेपर देखे और एक बार रीना महेश्वरी को देखा, फिर बोले, रीना महेश्वरी थोड़े स्ट्रांग, बहुत सबूत दीजिए। अनिरुद्ध की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वह अपनी यादाश्त भूल गया है, उस हिसाब से तो वह किसी का मर्डर नहीं कर सकता। रीना महेश्वरी गुस्से में शौर्य को देख रही थी और शौर्य मुस्कुराकर रीना महेश्वरी को देख रहा था। वहीं सीनियर रघुवंशी ने एक गहरी सांस ली। कहीं ना कहीं शौर्य केस बहुत बढ़िया लड़ रहा था। वह सब तो यही चाहते थे कि जैसे तैसे केस बढ़िया से लड़कर अनिरुद्ध को बचा लिया जाए। रीना महेश्वरी कुछ कहती उससे पहले ही शौर्य ने कहा, जज साहब, यह केस इतना लंबा नहीं है जितना रीना महेश्वरी उसे खींचने की कोशिश कर रही है। सीधी सी बात है, अनिरुद्ध पूरी तरीके से मिस्टर नायडू पर डिपेंड था, तो वह मिस्टर नायडू को कैसे मार सकता है? दूसरी बात, मिस्टर नायडू ने शिवाय को जमीन देने से मना कर दिया था और दोनों के बीच पैचअप भी हो गया था। तो जब दोनों के बीच सेटलमेंट हो गई थी तो मिस्टर नायडू को मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक और बात, मिस्टर नायडू के कत्ल के बाद कुछ नाम सामने आए, जैसे कि मिस्टर रेड्डी और अन्ना, जो पिछले 10 साल से मिस्टर नायडू की जमीन के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन कमाल की बात है, इन दोनों नामों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं जज साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इन दोनों नामों पर गौर किया जाए और इन पर इंक्वायरी बैठाई जाए। तीसरी बात, रीना महेश्वरी ने अब तक यह प्रूफ नहीं किया कि मिस्टर नायडू की मौत की वजह क्या है, बस बातों को घुमा रही हैं और ऐसे बातों को घुमाने से किसी मासूम इंसान की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। चौथी बात, श्याम कहाँ है? मुझे उसकी गवाही चाहिए। पिछली बार उसकी गवाही अधूरी रह गई थी, इस बार वह गवाही देगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि श्याम को बुलाइए। जज साहब ने 2 बार हथौड़ा टेबल पर मारा और बोले, श्याम को हाजिर किया जाए। लेकिन श्याम तो था ही नहीं। और तभी एक इंस्पेक्टर खड़ा होकर बोला, सर, श्याम की तो मौत हो गई। यह सुनकर सब हैरान हो गए। शौर्य ने हल्का सा पलटकर शिवाय और दिव्यांश को देखा, जैसे पूछना चाहता है क्या उसकी डेथ हो गई, और अगर हो गई तो मुझे कौन बताएगा। दोनों मासूम से नजरें बनाकर अपने साले को देख रहे थे और उनका साला
शौर्य का तो मन कर रहा था कि केस वेस बाद में लड़ूं, पहले उन दोनों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन अगले ही पल उसने केस को संभालते हुए कहा, श्याम की डेथ हो गई और यह बात कोर्ट को पता भी नहीं, और उसकी डेथ अचानक हो कैसे गई। इतना कहकर उसने रीना महेश्वरी को देखा तो रीना महेश्वरी बोली, श्याम की डेथ हो गई तो इसमें आप मुझे क्यों देख रहे हैं? शौर्य बोला, क्योंकि पिछली बार श्याम सच बोलते बोलते रह गया, हो ना हो इसके पीछे भी कोई राज है, वरना एक ऐसा इंसान जो गवाही देने वाला था, अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है? इतना कहकर उसने जज साहब को देखा और बोला, बताइए जज साहब, जिसकी गवाही इतनी अहम थी उसे पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिली? उसकी मौत कैसे हो सकती है? जज साहब एक दूसरे को देखने लगे और फिर इंस्पेक्टर को देखकर बोले, इंस्पेक्टर श्याम कहाँ है? इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। वह बोला, सर हमें नहीं पता, हमें ऊपर से ऐसा कोई आर्डर नहीं था कि हमें श्याम को प्रोटेक्ट करना है। जज साहब ने कहा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक गवाह की मौत हो गई, मुझे इस बारे में सारी जानकारी चाहिए। और तभी शौर्य बोला, मुझे श्याम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। रीना महेश्वरी उठी और बोली, श्याम की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, यह काम पुलिस वालों का है। जज, जब उन्हें पता था कि श्याम एक अहम गवाह है तो पुलिस वालों को उसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, इसमें आप मुझे शामिल नहीं कर सकते। शौर्य ने हंसकर कहा, आपको तो शामिल किया भी नहीं, आप तो खुद ही समझ रही हैं कि आपको शामिल कर लिया है। रीना महेश्वरी गुस्से में शौर्य को देख रही थी और ऐसे ही करते हुए करीब आधे घंटे तक बहस होती रही, और काफी बहस होने के बाद जज साहब ने 2 बार हथौड़ा टेबल पर मारा और बोला, आज की कार्रवाई समाप्त की जाए। और फिर उन्होंने पुलिस वालों को देखकर कहा, जितनी जल्दी हो सके श्याम के कातिलों को ढूंढो, और अगर उसने सुसाइड की है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगली हियरिंग में होनी चाहिए। शौर्य बोला, सर ऐसे तो यह केस कभी सॉल्व भी नहीं होगा, हर बार आप हियरिंग दे देते हैं, सीधी सी बात है, श्याम सच बोलने वाला था इसीलिए उसे मार दिया गया। रीना महेश्वरी ने जो मिस्टर नायडू को मारने की वजह बताई वह भी बेबुनियाद है, जबकि अनिरुद्ध खुद एक दिमागी हालत से गुजर रहा है, उसे तो यह भी नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, वह तो मिस्टर नायडू को क्यों मारेगा? जज साहब ने 2 बार हथौड़ा टेबल पर मारा और बोला, मिस्टर शौर्य, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन हमें कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। अगली हियरिंग तक आपको इंतजार करना होगा। नेक्स्ट टाइम अपने केस को थोड़ा और स्ट्रांग बनाइए, फैसला अगली हियरिंग में ही होगा। इतना कहकर जज साहब वहां से उठकर चले गए। उनके जाते ही शौर्य ने गुस्से में रीना महेश्वरी को देखा और रीना महेश्वरी भी गुस्से में ही शौर्य को देख रही थी। एक एक करके वहां से सब चले गए। सीनियर रघुवंशी जब बाहर आए, शौर्य ने सबसे पहले जाकर शिवाय का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से लगाता हुआ बोला, कुत्ते कमीने, श्याम मर गया तो मुझे कौन बताएगा? शौर्य की बात सुनकर दिव्यांश जो कि पीछे खड़ा हुआ था वह हंसने लगा, और शौर्य ने शिवाय का कॉलर छोड़ा और दिव्यांश का कॉलर पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, हंस क्या रहा है? क्या चाहते हो मैं केस हार जाऊं? अगर मैं केस हार गया तो जानते हो ना क्या होगा, बेवकूफ कहीं के। मैंने भी किन गधों को अपनी बहन दे दी, बुद्धि नहीं है तुम दोनों के अंदर? शिवाय बोला, यार कब बताते तुझे, आज ही तो आया और आज ही कोर्ट में आ गया। शौर्य बोला, दिमाग का इस्तेमाल कर, एयरपोर्ट पर तू लेने आया था ना, तब नहीं बता सकता था? केस का इतना अहम पहलू मुझसे छुपा लिया। अब कुछ भी करके पता करो कि क्या श्याम ने सुसाइड की या उसे मार दिया गया। शौर्य बोला, मारा ही होगा, सुसाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दिव्यांश ने शौर्य के हाथों से अपना कॉलर छुड़वाया और 2 कदम पीछे हटकर बोला, घर चलकर बात करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा, कभी कभी मेरा मन करता है मैं अपने बाल नोच लूं। क्या सोचकर मैंने तुम दोनों गधों को अपनी बहन दे दी, बेवकूफ कहीं के। मैं क्या करूं? इतना कहकर शौर्य पैर पटक कर वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे डैनी भी चल पड़ा। एक एक करके सब वहां से चले गए थे। वहां शिवाय और दिव्यांशी खड़े थे। दिव्यांश ने धीरे से कहा, तूने उसे सच क्यों नहीं बताया? शिवाय बोला, सच बताऊंगा नहीं, सच दिखाऊंगा। मुझे तो यकीन नहीं आता, यह लोग श्याम को मारने के लिए भी उतारू हो गए थे। दिव्यांश बोला, बुरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। शिवाय बोला, थैंक गॉड हम लोग बुरे नहीं हैं। यह सुनकर दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, हाँ भाई, बुरा थोड़ी ना हूँ मैं, बस बुरे लोगों के लिए बुरा हूँ, लेकिन श्याम पर तरस आता है यार, बच्चा ही तो है, आराम से मैनिपुलेट कर लिया, ऊपर से उसे लालच भी दे दिया तो क्या करता। खैर छोड़, चल श्याम के पास चलते हैं। अभी सबको यही पता है कि श्याम मर गया, किसी को यह नहीं पता कि श्याम को मैंने और तूने बचा लिया। इतना कहकर शिवाय और दिव्यांश दोनों ही एक अलग गाड़ी में बैठ गए। शिवाय ने गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने गाड़ी एक जंगल के पास रोकी और दोनों भाई उतरकर उस जंगल के अंदर होते हुए एक छोटे से घर में पहुंचे, जहां
शायद उन्होंने श्याम को रखा हुआ था। जैसे ही शिवाय ने दरवाजा खोला, श्याम एकदम से डर गया और हाथ जोड़ने लगा। शिवाय बोला, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे डराना होता ना तो उसी दिन डरा देता, तुझे बचाता नहीं, समझ आया? कुछ गलत लोगों का साथ देने से हमारे साथ गलत ही होता है। शिवाय की बात सुनकर श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। 20-22 साल का ही तो लड़का था, दिखने में भी हल्का फुल्का सा ही था। देखकर ही पता चल रहा था कि किस्मत का कितना मारा है। जल्दी से शिवाय के पैरों में बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझे बचा लीजिए। शिवाय ने श्याम के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, अरे बचा तो लिया, और कितना बचाएंगे? हम नहीं बचाते तो अब तक पंच तत्व में लीन हो चुका होता। दिव्यांश को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने एक हाथ श्याम के कमर पर रखा और उसे हल्का सा सहलाते हुए कहा, अरे हम हैं तेरे साथ, फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तू एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आई? मिस्टर नायडू ने तुझे कूड़ेदान से उठाकर अपने अनाथ आश्रम में रखा, तुझे खाना दिया, तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और तूने उनके साथ क्या किया? अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखता रहा, कुछ और नहीं कर सकता था? तो अनिरुद्ध को तो बता भी सकता था। श्याम हाथ जोड़कर रोने लगा और अगले ही पल झटके से शिवाय के पैरों में बैठ गया। फिर वह रोते रोते बोला, साहब जब वह मेरे पास पहली बार आए थे, मैंने तभी कहा था कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत डराया, बहुत धमकाया, कहा कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वह मिस्टर नायडू को तो मारेंगे, साथ में अनाथ आश्रम को भी जला देंगे और सारा इल्जाम मुझ पर लगा देंगे। साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने मुझे 10 लाख का लालच भी दिया था और मैं उनके लालच में आ गया। कहते हुए श्याम ज्यादा रोने लगा। शिवाय ने श्याम की बाजू पकड़ी और उसे उठाया और बोला, बस बस अब रोना मत। अगर तू सच कह रहा है तो तुझे कोर्ट में गवाही देनी है। अगर तुम्हें कोर्ट में गवाही दे दी तो ठीक, वरना हम तुझे बचा नहीं पाएंगे। श्याम ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, नहीं नहीं साहब, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा, मैं सबको सच सच बता दूंगा। यह भी बता दूंगा कि रेड्डी ने अपने ही आदमियों को भेजकर मिस्टर नायडू को मरवाया है। मैं सच बता दूंगा। दिव्यांश श्याम को देखकर बोला, एक बात याद रख श्याम, अगर तूने झूठ बोला तो मैं और शिवाय तो तेरा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत शरीफ हैं, लेकिन यह तुझे जान से मार देगा। समझ रहा है ना? उसने पहले ही तुझे मारने की कोशिश की और मारे भी क्यों ना तुझे। तूने कोर्ट में उनकी पोल पट्टी खोल दी थी। अगर तू जिंदा रहना चाहता है और बचना चाहता है तो तुझे सच बोलना पड़ेगा, एकदम सच। श्याम ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, मैं इसके लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर दिव्यांश वहां से चला गया। शिवाय श्याम को लेकर एक सोफे पर आया और उसने वहां बैठाते हुए बोला, अब रोना बंद करो, तुम्हारे रोने की वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है। श्याम ने अपने आंसू पोंछ लिए। शिवाय बोला, श्याम एक बात याद रखना, जब कोई हमें नहीं देख रहा होता ना, तब भी भगवान हमें देख रहे होते हैं, और जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तब हमें उनका हिसाब देना पड़ता है। इसलिए जब कुछ भी गलत करो ना, तो यह सोच लेना कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं। श्याम ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में गर्दन हिलाई। थोड़ी देर बाद दिव्यांश श्याम के लिए खाना लेकर आ गया। शिवाय ने श्याम को अच्छे से खाना खिलाया और बोला, देखो श्याम, अगली बार हम आएंगे तो कोर्ट चलना होगा और गवाही भी देनी होगी। अगर तुम गवाही नहीं देना चाहते हो तो अब भी कह सकते हो, हम तुम्हें सही सलामत यहाँ से दूर कहीं सुरक्षित जगह भेज देंगे। श्याम बोला, नहीं नहीं, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। शिवाय और दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों वहां से जाने लगे। और तभी श्याम बोला, साहब मुझे यहाँ डर लगता है, आसपास घना जंगल है, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वह लोग आकर मुझे मार ना दें। शिवाय दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने शिवाय को। शिवाय बोला, तो ठीक है, चल उठ, हमारे साथ चल। दिव्यांश बोला, यार हम इसे ऐसे लेकर जाएंगे तो शौर्य हमें जान से मार देगा। शिवाय बोला, एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा ना कि श्याम हमारे पास है, चल चलते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। दिव्यांश ने भी श्याम को चलने का इशारा किया। अगले ही पल दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, शिवाय आगे बैठा था और श्याम सहमा डरा हुआ पीछे बैठा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर रोकी। श्याम ने जैसे ही अनाथ आश्रम को देखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसकी आंखों के सामने वह पल घूम गया जब मिस्टर नायडू की डेथ हुई थी। तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज पड़ी, श्याम चलो उतरो। श्याम एकदम से हड़बड़ा गया और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा।
शिवाय बोला, देखो श्याम, अगर तुम भागोगे तो काम नहीं चलेगा, अगर तुम ऐसे ही डर गए तो गवाही देने कैसे जाओगे। चलो फिलहाल अभी हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम वापस आ गए हो। इतना कहकर शिवाय गाड़ी से उतरा और उसने श्याम को भी गाड़ी से उतार लिया और उसकी बाजू पकड़कर अपने साथ अनाथ आश्रम के अंदर ले आया। शिवाय ने श्याम को एक बेसमेंट में छुपा दिया जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। शिवाय बोला, तुम यहाँ रहो। फिर शिवाय ने अपने जेब में से एक फोन निकाल कर श्याम को देते हुए कहा, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होगी तो मुझे कॉल करना, ठीक है। श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय जाने लगा तो श्याम बोला, साहब मैं कब तक यहाँ रहूंगा। शिवाय बोला, बस कुछ दिन और उसके बाद हम केस जीत जाएंगे, फिर तुम्हें ही यह आश्रम संभालना है। श्याम बोला, मैं भी कैसे संभालूंगा। शिवाय बोला, देखो श्याम, हमें इस अनाथ आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपने बेटे को घर लेकर जाना है और वह तब तक नहीं घर जाएगा जब तक कोई जिम्मेदार इंसान इस अनाथ आश्रम को ना संभाल ले। और फिलहाल तो मुझे तुम ही दिखाई दे रहे हो जो इस अनाथ आश्रम को संभाल सकता है। अभी मेरे पास बाकी बातें करने का टाइम नहीं है, तुम आराम से यहाँ रहो, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना। श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई और सिवाय वहां से चला गया। सिवाय जैसे ही उस बेसमेंट से बाहर आया वैसे ही उसकी टक्कर शौर्य से होते होते बची। वहां देखकर सिवाय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शौर्य गुस्से में सिवाय को देख रहा था और सिवाय उसे तो समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ देखे, और तभी उसकी नजर शौर्य के पीछे खड़े दिव्यांश पर गई। सिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश तो पलट कर खड़ा हो गया और उसने जल्दी से अपने जेब में से ईयरबड निकाले और कान में छेद कर लिए और सीटी मारता हुआ वहां से जाने लगा। वह पूरी तरीके से जा पाता उससे पहले सिवाय ने कहा, दिव्यांश तुझे ना माँ गोबर से उठाकर लाई थी, मेरे पास वीडियो है। दिव्यांश गाने सुन रहा था, उसने जानबूझकर यह सब किया था, लेकिन यह सुनते ही वह पलटा और सिवाय को देखकर बोला, मेरे पास भी एक वीडियो है जिसमें तुमने शौर्य से झूठ बोला है, शौर्य को दिखाओ। सिवाय ने गुस्से में अपना जूता उतारा और दिव्यांश की तरफ उछाल दिया। दिव्यांश सही वक्त पर आगे से हट गया और हंसते हुए बोला, बचपन से लेकर आज तक तेरा निशाना सही नहीं लगा है। सिवाय ने गुस्से में दूसरा जूता निकाला और दिव्यांश की तरफ फेंक दिया। दिव्यांश ने वह जूता कैच कर लिया और बोला, भाई साहब एक ही जोड़ी जूते लेकर आए हो और वह दोनों मेरे पास हैं, अब देखता हूँ कल जब हियरिंग होगी तो कोर्ट में क्या पहनकर जाओगे। सिवाय बोला, कुत्ते चप्पल पहनकर चला जाऊंगा, तू ना बहुत कमीना है भाई है आया बड़ा। मैं सच कह रहा हूँ, किसी दिन तेरे गोबर से उठाने वाली वीडियो को वायरल कर दूंगा, सबको पता चल जाएगा कि तू सच में गोबर से आया हुआ है। दिव्यांश कुछ नहीं बोला, चुपचाप वापस जाने लगा। जाते हुए उसने सिवाय का दूसरा जूता उठा लिया। वहीं शौर्य अब भी आंखें फाड़े सिवाय को देख रहा था। सिवाय ने कहा, यार मैं बताने वाला था लेकिन इस दिव्यांश ने मना कर दिया। यह सुनते ही दिव्यांश फिर से रुक गया और उसने पलट कर कहा, भाई मत घुसा तू जीजा साला। शौर्य ने इस बार कहा, दिव्यांश तुम कहीं नहीं जाओगे, दोनों के दोनों मेरे कमरे में आकर मिलो, बताता हूँ दोनों को केस में लड़ूं और मुझसे ही सब कुछ छुपा कर बैठे हो। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। उसके जाते ही सिवाय दिव्यांश के पीछे पीछे भागा और दिव्यांश आगे आगे। वहीं दूसरी तरफ सार्थक ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। उसने सिद्धि को देखा जो अब तक सो चुकी थी। सार्थक ने एक हाथ उठाकर सिद्धि के बालों में उलझाया। सिद्धि कच्ची नींद में थी, उसकी आंख खुल गई। वह अभी आधी खुली आंखों से सार्थक को देखकर बोली, हम पहुंच गए। सार्थक ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हम पहुंच गए, चलो उतरो। इतना कहकर सार्थक गाड़ी से उतरा और सिद्धि भी गाड़ी से उतरी। दोनों फार्म हाउस के अंदर चले गए। सिद्धि पहली बार फार्म हाउस आई थी, उसे कभी किसी ने ऑफर ही नहीं किया था कि चलो तुम्हें फार्म हाउस दिखा कर लाते हैं। सिद्धि उस घर को हैरानी से देख रही थी। सार्थक बोला, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे पहली बार आई हो। सिद्धि बोली, हाँ पहली बार ही तो आई हूँ। यह सुनकर सार्थक थोड़ा उदास हो गया। सिद्धि को उसने आज तक फार्म हाउस नहीं घुमाया था। सार्थक बोला, झूठ मत बोलो, वामिका और वेदांत भाई तो 2-3 बार आए हैं, तुम नहीं आई। सिद्धि ने भी तंज भरी आवाज में कहा, वेदांत और वामिका भाभी तो शादीशुदा हैं, वामिका भाभी अकेली थोड़ी आई हैं, हमेशा वेदांत भैया के साथ आई हैं, लेकिन तुम तो मुझे कभी लेकर ही नहीं आए। हाँ मैं नहीं आई, लेकिन प्रिया जरूर आई होगी, एक बार उसने कहा भी था ना सबके सामने कि सार्थक तुम्हारा फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है। सार्थक अब चुप हो गया क्योंकि सिद्धि ने जो कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। प्रिया सार्थक के साथ फार्म हाउस आई थी लेकिन सिद्धि कभी नहीं आई। सार्थक अपनी बाजू
होल्ड करता हुआ बोला, अच्छा या बहस तो बढ़ती चली जाएगी, ऊपर कमरे में चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सिद्धि सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हुए बोली, कुछ मत लाना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस नींद चाहिए। इतना कहकर सिद्धि अपने कमरे में चली गई। वहीं सार्थक ने एक गहरी सांस ली और फिर किचन की ओर रुख करते हुए बोला, सार्थक यहाँ तो बस अपनी बीवी को मनाने आया है, चाहे कुछ भी कर, उसके हाथ पैर जोड़ और उसके लिए खाना बना या फिर मुर्गा बन, कुछ भी कर, लेकिन अगर तू सिद्धि को प्यार से समझा कर वापस लेकर नहीं गया ना, तो घर के बड़े तुझे जरूर मारेंगे। कुछ भी कर सार्थक, तू भी तो नहीं चाहता कि सिद्धि तुझसे दूर हो जाए, और सिद्धि की शिकायत गलत भी तो नहीं है, तूने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सार्थक खुद में भी बड़बड़ाता हुआ किचन में आया और किचन को देखने लगा। सार्थक को बनाना कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने यूट्यूब निकाला और जैसे तैसे अपने और सिद्धि के लिए वेजिटेबल डालकर मैगी बना ली। सार्थक एक बाउल में सारी मैगी एक ही बाउल में निकाली। फिर वह बोला, यार एक और बाउल ले लेता हूँ, लेकिन तभी वह खुद से बोला, नहीं नहीं, पति पत्नी है, दोनों एक ही बाउल में खाएंगे। इतना कहकर उसने सारी मैगी एक ही बाउल में डाली, उसमें 2 चम्मच लगाई और बड़े स्टाइल से उसे लेकर कमरे के पास आ गया। सार्थक ने कमरा पैर से खोला, सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिद्धि बेड पर लेट कर सो चुकी थी। सार्थक कुछ देर तक सिद्धि को ही देखता रहा, जैसे जब जब सिद्धि को ऐसे देखता उसे बहुत गिल्ट होती। सार्थक ने अंदर आकर मैगी टेबल पर रखी और सिद्धि के करीब चला गया। वह थोड़ा सा सिद्धि के करीब गया और उसने सिद्धि के गाल को चूम लिया, और जैसे ही उसने सिद्धि के गाल को चूमा, वैसे ही सिद्धि की आंख खुल गई और उसने सार्थक को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, शर्म नहीं आती, मैं सोई हुई थी। सार्थक बोला, मतलब जब तुम जगी हो तब किस कर सकता हूँ, क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।